नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय में काफी सारे मीडिया चैनल्स यानी सोशल मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं। काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास का या हिंदुत्व का एजेंडा 2024 में अब खत्म होने जा रहा है। उसकी क्या है हकीकत है, क्या है सच्चाई, उसके अंदर कुछ बात में सब्सटेंस दम है या नहीं है, उस विषय पर हम आपके साथ आज चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो द्वारा। दोस्तों देखिए, हिंदुत्व और विकास ये दोनों ही वो मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में पहली बार आए 2014 में। भारत में काफी सारा विकास देखने को मिला। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, हिंदुत्व का ऐसा कोई खास एजेंडा या कुछ खास हिंदुत्व पे काम हुआ इस तरह से दिखाई नहीं दिया। लेकिन हिंदुत्व अगर देखा जाए तो एक तरह से सनातन धर्म है, जो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है इंसानियत का धर्म। और उस विषय पर तो भारत में कभी भी काम नहीं हुआ 1947 से, क्योंकि इस सनातन धर्म का, जिसे आज हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुइज्म कहते हैं, उसका जन्म तो जहां पर उसका जन्म हुआ और उसके जन्म के लिए जितने लोगों ने योगदान दिया, उस धरती के लोगों को बचाने के लिए जो श्री झूलेलाल ने जन्म लिया था, राजा मिर्ख, वो सबक सिखाने के लिए कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया जाए। उसी प्रांत में, उसी जगह पर, यानी ये तो राजा मिर्ख को सबक बाद में सिखाया गया है। 5 या 10 हजार साल पहले हिंदुत्व का वहीं जन्म हुआ था, सनातन धर्म का। सारे ऋषियों ने, ऋषि मुनि, इन्होंने जो वेद पुराण शास्त्र सब बनाए थे, ये सिंधु नदी के किनारे पे बनाए थे। और कांग्रेस ने जो समझौता किया था मुस्लिम लीग के साथ और ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ, कि जहां पर सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम लीग को मिलेंगे वहां पर पाकिस्तान बनाया जाएगा। और सबसे ज्यादा वोट उन्हें कहां पर मिले? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और यही सब जगह पर मिले। झारखंड, क्या पाकिस्तान वहां बना? नहीं बना। कहां बना? तो वेस्ट पंजाब और सिंध में, जहां पर ये सिंधु नदी है। यानी गजवाए हिंद का कार्य उन्होंने वैसे भी कर दिया कि जहां पर सनातन धर्म यानी हिंदुत्व की पैदाइश हुई, उसे तो उन्होंने सबसे पहले कब्जे में ले लिया। वहां के सिंधियों ने विरोध नहीं किया, इस वजह से वो कामयाब रहे। उन सिंधियों ने ये सोचा कि जहां भारत है वहीं हम जाएंगे, हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भारतीय खून है। हर कतरे में भगवान श्री कृष्ण, श्री राम बसे हुए, हिंदुत्व बसा हुआ है। लेकिन उन्हें भारत में क्या मिला, क्या पाया? उन्होंने कुछ नहीं पाया। रेफ्यूजी कैंप पाए। आप मुंबई में देखिए, भारत में देखिए, हर जगह पे रेफ्यूजी कैंप है। चाहे जयपुर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मुंबई हो, कोल्हापुर के नजदीक गांधीनगर, मुंबई के नजदीक थाने के अंदर इतने सारे कैंप है। आप देखिए, उल्लासनगर कैंप है थाने जिले में, ऊपरी कॉलोनी है थाने शहर के अंदर, हर जगह पर कैंप ही कैंप पाए। उन्होंने आर्थिक दुर्बल घटक का तब उन्हें लाभ नहीं दिया गया। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई आरक्षण नहीं। और हिंदुत्व की बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, ना ही इन्हें राजनीतिक यानी जो पॉलिटिक्स है उसके मेन स्ट्रीम में कहीं लिया गया। इसके लिए सिद्धि विभाग बनाया गया, सिद्धि सेल बनाया गया। खैर, वो सब मसला अपनी जगह पर है। ये तो बात हो रही थी हिंदुत्व की, जहां पर हिंदुत्व का जन्म हुआ और उन लोगों ने भारत के आजादी के लिए अपनी सारी जमीन, खेती, फैक्ट्रीज, हर चीज उन्होंने छोड़ दी, अपना व्यवसाय, पूरे के पूरे परिवार को लेकर के और रेफ्यूजी की तरह भारत में आ गए रहने के लिए, आजाद भारत में। ये उनका योगदान था, ये उनका बलिदान था। हम ये नहीं कहते कि लाल बाल पाल हो, लोकमान्य तिलक हो, बाल गंगाधर तिलक यानी, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इनका बलिदान से ज्यादा इन्होंने बलिदान दिया, इस तरह का हमारा कहना नहीं है। कई सारे लोगों ने, कई सारे परिवारों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। लेकिन इनका भी योगदान, बलिदान कुछ कम नहीं है आजादी के क्षेत्र में। लेकिन उनके विषय में बहस होना या बात या चर्चा होना तो और बात है। उनके इस विषय में बात तक नहीं होती, कहीं जिक्र भी नहीं होता, उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता। खैर, ये एक अलग मसला है। रह गई विकास की बात, राष्ट्र के विकास की बात, तो राष्ट्र के विकास की बात के इस विषय पर ये सब चर्चा क्यों चल रही है? ये तो सिर्फ इसलिए चल रही है
क्योंकि आपने पिछले 3-4 दिनों में सुना होगा कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस को नहीं लाया गया। जो प्रचार समिति है, राष्ट्रीय प्रचार समिति भारतीय जनता पार्टी की, उसमें देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति की गई। अब लोग इसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जी को हटा करके उसी जगह पर देवेंद्र फडणवीस को लाया गया। इस तरह की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक विकास का मुद्दा है, हाँ, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस मंत्रिमंडल के अंदर से एक ही व्यक्ति विकास का काम करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, सबसे आगे हैं, और वो हैं श्री नितिन गडकरी जी। आज जितना उनके पास शिपिंग मिनिस्ट्री थी, उनके पास काफी सारे मंत्रालय थे, आज उनके पास हाईवेज वगैरह कुछ, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर उन्हें हटाया गया है तो इसके पीछे का कारण आप सभी लोग सोच रहे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या ऐसा कारण है कि 2024 से प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, उसमें ये विकास का एजेंडा हट जाएगा। हम आपको बता दें, अगर आपको याद होगा 2019 का जो चुनाव हुआ था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पिछले 1 या 1.5 महीने में खुद श्री नितिन गडकरी जी का एक बयान आया था कि ये जो राजनीति है, यानी जिसे मराठी में राजकारण कहा जाता है, जब राजकारण नहीं रह गया, ये सत्ताकरण हो गया, यानी राजनीति, जब राजनीति नहीं रह गई है, सत्ता नीति हो चुकी है पूरी तरह से। और काफी बार हमारा ये मन होता है कि इसको छोड़ दिया जाए, इससे निकल जाया जाए बाहर, यानी राजनीति छोड़ दी जाए। इस तरह का उनका बयान आया था 1 या 2 बार पिछले 1.5 महीने के अंदर, और मीडिया ने उसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, उसके ज्यादा कारण पूछने का प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। लेकिन अगर आपको 2019 का चुनाव याद होगा लोकसभा का, तो उस समय यही श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आखिरी बार हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद हम कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, ना ही कोई हम चुनाव लड़ेंगे इसके आगे। कहने का मतलब ये कि खुद जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके बाद आगे किसी विषय पर कोई तर्क वितर्क कुतर्क करने की कोई आवश्यकता, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास रिप्लेसमेंट यानी विकल्प, जिस तरह से अमित शाह का विकल्प उनके पास नहीं है, उसी तरह से यही नितिन गडकरी जी का उनके पास विकल्प नहीं है। और अगर नितिन गडकरी जी इस राजनीति से संन्यास लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो आगे प्रधानमंत्री मोदी जी इनका विकल्प क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, इस पर भी वो जरूर आएंगे। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि नितिन गडकरी जी का जो बैकग्राउंड है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड है, और वो इतने आसानी से ये सब छोड़ करके बाहर निकल जाएं, यानी राजनीति से रिटायरमेंट ले ले, ये ज्यादा कुछ संभावना, यानी संभव नहीं लगता। कि कितना भी प्रयास कर लें, आखिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, यानी उन्हें जब संघ के मुख्यालय से कहा जाएगा कि अब आपका समय नहीं आया है, आपको आज भी देश के लिए काम करना है, तो वो जरूर काम करेंगे। हो सकता है कि वो चुनाव न लड़े, यानी सांसद न बने लोकसभा से, लेकिन फिर उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इन्हें राज्यसभा में लाया जाए, यानी बिना चुनाव लड़े, शायद राष्ट्रपति जी से सिफारिश, यानी उनकी सिफारिश से, उनकी नियुक्ति से, अपॉइंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी नियुक्त सांसद के तौर पे, या फिर पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा से नियुक्त निर्वाचित किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक विकास का एजेंडा है, ये तो खत्म होने की संभावना किसी भी कीमत पर नहीं दिख रही है। आने वाले समय में हमने इसके ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए रखी है। इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसकी सारी जानकारी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। ये जो सारी जानकारियां हैं, ये आप सबको कैसी लगी, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।